चलिए, सो ये क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो अगेन आपके पास ट्रांजेक्शन T1 T2 दिया हुआ है, ठीक है, रीड ए राइट बी ऑपरेशंस आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स कितने बनेंगे ये पता करना है। तो सबसे पहला काम आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट यू आर डूइंग हियर, द फर्स्ट टास्क दैट यू कैन डू, है ना, आइडेंटिफाई करो कि कितने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल बनेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए बेटा दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। यू कैन सी रीड ए राइट इज देयर, रीड बी राइट बी इज देयर, रीड ए राइट इज देयर, रीड बी राइट बी इज देयर, है ना। तो कॉन्फ्लिक्टिंग एजेस नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग एजेस नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहलाएंगे। देखिए, तो शेड्यूल एस में आपके पास ट्रांजेक्शन T1 है और ट्रांजेक्शन T2 है, ठीक है। सो रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी, देन रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था, है ना, वो गेट एग्जाम में आया था। दिस क्वेश्चन इज नॉट इन योर गेट एग्जाम, तो गेट एग्जाम में नहीं आया हुआ क्वेश्चन है ये एक ऐसे ही क्वेश्चन बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी लोग भाई 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को दूंगा, एक बार इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और ट्राई करो CS बनाने के, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल बनाने के। मतलब अगर ग्राफ बिना साइकिल के बनता है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, ग्राफ बिना साइकिल के बनता है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। चेक करो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, व्हाट यू कैन डू हियर। या फिर आप क्या कर सकते हो, दो चीजें, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स भी निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने, तो हम कहेंगे कि इसमें भी 70 आएगा ना, 4 ट्रांजेक्शंस ईयर 4 ईयर। तो अभी हमने किया था 4 + 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल इज हाउ मच, इट इज 70, ठीक है। तो जो साइकिल बन रही है या तो उनको इसमें से माइनस कर दो, या फिर डायरेक्टली निकालना है तो डायरेक्टली निकाल लो, माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, डायरेक्टली निकाल दो, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इज हियर, जो अंडरलाइन कर रखी है बेटा इसका मतलब है कि ये जो है ये साथ में होंगे, ये जो है ये साथ में होंगे। रीड ए राइट ए के बीच में आप कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करोगे, ठीक है, इसमें यहां ये फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है, लाइक दिस। यू कैन डू द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन देम, इन दोनों को कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हो, इन दोनों को कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हो, ठीक। So that is the meaning of underline. So underline is there, that means we need to do this two operation simultaneously, we need to do this two operation simultaneously and we need to do this operation simultaneously, मतलब एक साथ करना है। And you can do here any non-serial interleaving, ठीक है। चलिए, तो इसको करने के लिए टोटल अगर हम इनको देखिए, यूनिट एक सेम यूनिट लेके चल रहे हैं इनमें, तो वो 70 आंसर हम लोग का यस अंडरलाइन है ना, तो ये ध्यान रखिएगा वो 70 आंसर हम लोग का नहीं आएगा, 70 आंसर हम लोग का नहीं आएगा। क्यों 70 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ हो रहे हैं ना बेटा, इनके बीच में इंटरलिविंग नहीं होगी। चलिए, T1 T2 रीड ए राइट ए, ये रीड ए राइट ए किया, ठीक है। फिर इस रीड ए राइट ए को क्या कर सकते हो आप, इस रीड ए राइट ए को भी आपको परफॉर्म करना है, you need to perform this read a write a also and this one is also, ठीक। read b write b is there, read b, अब देखिए ये read b करते हैं और अगर यहां read b करके write b करते हैं और यहां write b करते हैं, then what will happen, there is a cycle, यह साइकिल बन जाएगा। तो साइकिल बन जाएगा तो नॉन CS होगा, साइकिल बन जाएगा तो नॉन CS होगा। तो ये इस टाइप की साइकिल हमारी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आइडेंटिफाई करने, तो इस टाइप की साइकिल हमारी नहीं बननी चाहिए। अब आपको एडजस्टमेंट करना है, आपको एडजस्टमेंट करना है कि अगर ये ऐसा होता है, अगर ये ऐसा होता है, ठीक है, तो नॉन CS है। तो CS के लिए क्या करें, या तो ये दो स्टेटमेंट देखो, इसको ऐसे कर सकते हो T1 T2, इसका रीड ए राइट ए अगर हमने यहां परफॉर्म किया, ठीक है, फिर ये रीड ए राइट ए परफॉर्म करते हैं, सो व्हाट वी कैन से, देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2। तो अब जितनी भी एजेस बने, अगर वो 1 से 2 बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका रीड बी राइट बी परफॉर्म कर दे, इसका रीड बी राइट बी परफॉर्म कर दे,
और फिर इसका रीड भी राइट भी परफॉर्म कर दे, इसका रीड भी राइट भी परफॉर्म कर दे, तो व्हाट वी कैन से, यहां तो हमें स्विचिंग करनी नहीं है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, सो व्हाट वी कैन से देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2, और ये दोनों में अगर हमने देखा कि अगर इन दोनों के बीच में ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो साइकिल बन जाती है, तो व्हाट वी कैन से वी नीड टू डू दैट थिंग आल्सो, इस तरीके से हमें करना है। तो एक तो ये रिजल्ट बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा बन सकता है, ये फिक्स्ड है ना, इसके अलावा और कौन सा बन सकता है, ये वाला तो नहीं बन सकता, इसके अलावा और कौन सा बन सकता है, ट्रांजैक्शन T1 T2, ट्रांजैक्शन T1 T2, व्हाट वी कैन डू, वी कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन, भैया रीडे राइटे पहले परफॉर्म कर दो, यहां पे ये परफॉर्म कर दिया, फिर क्या कर सकते हैं, उसके बाद में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, रीडे राइटे, उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। सो फर्स्टली वी नीड टू डू दिस, आफ्टर देन वी नीड टू डू दैट, तो ये किया फिर ये किया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें यहां पे देखना है। अब अगर हम इसमें इंटरलिविंग करते हैं, अब 2 पॉइंट है, देखिएगा सर अगर मैं इसको फिक्स रखता हूं तो क्या होगा, तो बेटा अगर इसको आपने फिक्स इसी तरीके से यहां लिख दिया तो क्या होगा पता है, एक एज तो आपकी 2 से 1 ये बन रही है, और फिर एक एज आपकी 1 से 2 बन जाएगी, तो भी साइकिल होगी, तो आप नहीं रख सकते, मतलब आपको नीचे भी ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो यू नीड टू चेंज ऑर्डर हियर ऑल्सो, ठीक है सर। सो व्हाट टू डू, वी कैन डू दैट थिंग, रीड भी राइट भी यहां कर दूं और फिर रीड भी राइट भी यहां करूं। गॉट इट, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? यस आलोक, यस आलोक, ओनली सीरियल वाले होंगे तभी कॉन्फ्लिक्टिंग एज नहीं आएगी। सो कैन वी से दैट कि इट लुक लाइक दिस, इट लुक लाइक दिस, एग्जैक्टली इट इज नॉट अ सीरियल बट फैशन क्या है आपका, ये हुए फिर ये हुआ, ठीक है, और ये भी हुआ। इसके अलावा और कोई ऑप्शन, इसके अलावा और कोई ऑप्शन, क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि T1 के सारे स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट कर दें, क्या हम ये कर सकते हैं T1 के सारे स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट कर दें और फिर T2 के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें? यस सर, वी कैन डू दैट थिंग आल्सो, ये भी हम लोग कर सकते हैं। क्या हम ये कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के, T2 के सारे स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट कर दिए फिर T1 के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए, दैट इज ऑल्सो क्लियर है। तो ये जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एजेस नहीं होंगी, यहाँ पे जो एजेस है सारी 1 से 2 जा रही है, ए के लिए भी बी के लिए भी, यहाँ पे सारी एजेस 2 से 1 जा रही है, ए के लिए भी बी के लिए भी। गॉट इट, गॉट इट, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, चलिए क्लियर है सब कुछ। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ डेटाबेस सिस्टम क्रैशेस अगेन व्हाइल रिकवरिंग फ्रॉम अ प्रीवियस क्रैश, मतलब कि देखिए ये डबल क्रैश हो गया, मतलब आप क्या कर रहे थे, आपका सिस्टम फेल हुआ, सिस्टम फेल हुआ, ठीक है। अब सिस्टम फेल हुआ तो हम रिकवरी कर रहे हैं और ड्यूरिंग द रिकवरी आपका सिस्टम फिर से फेल हो जाता है। सो सपोज अ डेटाबेस सिस्टम क्रैशेस अगेन व्हाइल रिकवरिंग फ्रॉम द प्रीवियस क्रैश, प्रीवियस क्रैश से रिकवरी हो रही थी, जैसे हमने क्या कहा यहाँ पे चेक पॉइंट एल्गोरिथम क्या कहते हैं, यहाँ सिस्टम फेलियर होता है, सो वी नीड टू डू द रिकवरी, तो हमें रोल बैक करना पड़ता है, ठीक है। अब ये रोल बैक करके फिर हम अंडू रीडू लिस्ट जो है वो बना रहे थे, अंडू रीडू लिस्ट हम जो बना रहे थे, यहाँ फिर से फेलियर हो गया। एज्यूम चेक पॉइंट इज नॉट डन बाय द डेटाबेस, है ना, तो चेक पॉइंट जो है वो नॉट डन है, मतलब वो नहीं किया है बाय द डेटाबेस आइदर ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन और ड्यूरिंग द रिकवरी, तो ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन भी नहीं किया था और ड्यूरिंग द रिकवरी भी नहीं किया था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब कहीं पे भी चेक पॉइंट नहीं लगाया था, सिर्फ यहाँ पे फेलियर हुआ, हमने रोल बैक किया। अब रोल बैक किया तो हम कौन सी लिस्ट बनाते हैं, अंडू लिस्ट और रीडू लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अंडू लिस्ट रीडू लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, so can we say that कि the same undo redo list we can use while recovering again, yes or no? भैया वही तो undo redo list हमें फिर से यूज करनी है अगर हमें क्या करना है, रिकवरी करनी है सिस्टम की। कैन वी से दैट थिंग, कैन वी से दैट थिंग? ओके यार चेट क्यों नहीं दिख रही है आपकी, यस नाउ विजिबल, ओके चलिए। सो
A is the answer for this particular question. The same undo redo list we need to use while recovering again. ठीक है, तो आपका सिस्टम फेल हुआ, आपने रोल बैक किया, तो उस टाइम पे जो अंडू रीडू लिस्ट था अगर फिर से फेलियर हो जाता है तो अल्टीमेटली हमें रिकवरी तो वही करनी है ना जो पहले वाला अंडू रीडू लिस्ट था, तो उसी अंडू रीडू लिस्ट को यूज करते हुए हम फिर से क्या कर देंगे, रिकवरी कर देंगे. ठीक. नाउ सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज इजी, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूं. कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं, है ना, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं ये चेक करना है. देखिए, तो ऐसा नहीं है कि अभी लेटेस्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेटेस्ट में भी आते. इसके पहले वाला भी इजी क्वेश्चन था, इसके पहले वाला भी इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन है. गेट 2021 में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया, आईआईटी बॉम्बे ने पूछा था कि ये दोनों शेड्यूल में से कौन सा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो इस टाइप के इजी और सिंपलेस्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते. लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये भी 2021 लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको एक शेड्यूल दिया हुआ है. ठीक है, उस शेड्यूल ने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि S इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, और दूसरा पूछ रहा है इफ T3 कमिट बिफोर T1 फिनिश देन S इज रिकवरेबल. हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है. वी नीड टू चेक दैट थिंग. चलिए, तो इसको करके देख लेते हैं हम लोग. तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एक बार और रिवीजन भी हो जाएगा, और ये जो सेकंड पॉइंट है इसके लिए हमें पता भी चल जाएगा कि क्या है. लेट्स सी. There's a transaction T1, T2, T3. सबसे पहले सेकेंड वाला रीडिंग परफॉर्म कर रहा है, देन फर्स्ट वाला रीडिंग परफॉर्म कर रहा है X पे, देन थर्ड वाला रीडिंग परफॉर्म कर रहा है Z पे, देन फर्स्ट वाला रीडिंग परफॉर्म कर रहा है Y पे, देन राइटिंग हो रही है फर्स्ट वाले के थ्रू X पे, देन सेकेंड परफॉर्म रीडिंग ओवर दी Z, देन सेकेंड परफॉर्म राइटिंग ओवर दी Y, then third perform reading over the X, then third perform writing over the Z. चलिए, सो 3 डेटा आइटम है बेटा यहाँ पे, X है, Y है, Z है, X Y Z, 3 डेटा आइटम्स आर देयर, 3 डेटा आइटम्स आर देयर. सो जो डेटा आइटम आपका ट्रांजैक्शन T1 आपने यहाँ पे लिया, ट्रांजैक्शन T2 आपने यहाँ पे लिया, और ट्रांजैक्शन T3 आपने यहाँ पे लिया. ध्यान से सुनिएगा. पहला कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी हम चेक करना चाहते हैं. तो यहाँ देखिए T2 जो है वो रीडिंग Y यहाँ परफॉर्म कर रहा है इस पे. इसके बाद Y पे किसी ने राइटिंग किया, तो ना सर T1 ने राइटिंग किया ना T2 ने राइटिंग किया, तो इसके लिए कोई एज नहीं बनेगा. फिर T1 ने यहाँ रीड X किया, इसके बाद ना तो T2 इस पे राइटिंग कर रहा है ना ही T3 राइटिंग कर रहा है, तो इसके लिए भी कोई एज नहीं बनेगी. यहाँ पे इसने रीड Z किया, उसके बाद ना तो बेटा T1 इस पे राइटिंग कर रहा है ना ही T2 राइटिंग कर रहा है, तो कोई एज यहाँ पे इसके लिए भी नहीं बनेगा. लेट्स सी. रीड Y, सर ये रीडिंग Y के बाद यहाँ राइटिंग हो रही है, सो देयर इज ए एज फ्रॉम 1 to 2, सो 1 से 2 बेटा एक एज बना देंगे आप लोग. ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ राइटिंग X पे हो रहा है, यहाँ रीडिंग X पे हो रहा है, सो देयर इज ए एज फ्रॉम 1 to 3, सो 1 से 3 भी एक एज बन जाएगी आप लोगों के लिए. सो 1 से 3 एक एज हमने बना दी. ठीक है. नाउ सर देयर इज अ रीड Z एंड देयर इज अ राइट Z, तो यहाँ पे एक एज 2 से 3 जाएगी, बिल्कुल 2 से 3 जाएगी. अल्टीमेटली दिस ग्राफ इज असाइक्लिक ग्राफ है बेटा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा. तो पॉइंट P तो बिल्कुल करेक्ट है, पॉइंट P तो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, पॉइंट P इज एब्सोल्युटली करेक्ट. पॉइंट Q की बात करते हैं, पॉइंट Q की बात करते हैं. देखिएगा, now point Q says that if transaction T3 commit before T1 finish, transaction T3 commit before T1 finish, तो T1 के फिनिश होने के पहले अगर T3 कमिट कर देता है, इसका सिंपल सा मतलब ये कि भाई T1 ने सर यहाँ कमिट कर, T3 ने यहाँ कमिट कर दिया, उसके बाद T1 कमिट कर रहा है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 अभी फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि T1 यहाँ कमिट कर रहा है ना, उसके पहले इसने कमिट कर दिया, तो अल्टीमेटली द कमिट ऑपरेशन ऑफ T3 इज बिफोर T1. देन क्या ये रिकवरेबल है? तो अब देखो सर ये रीड कर रहा है और ये राइट कर रहा है, इसका मतलब है कि T3 जो है वो डिपेंड करता है T1 पे,
और अगर बेटा हमने T3 का कमिटमेंट पहले कर दिया ना, T3 का कमिटमेंट पहले कर दिया तो ये इररिकवरेबल बन जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो है फॉल्स। तो व्हाट वी कैन से, B इज योर आंसर, B इज योर आंसर, P is true, Q is false, B is true, Q is false, so B ट्रू है और Q जो है वो फॉल्स है, ठीक है। चलिए, so that is about the transaction and serializability topics question। इस टाइप के क्वेश्चंस भाई आते हैं, तो क्वेश्चन में कहीं कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा एक जो पॉइंट है वो सिर्फ आपको कहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी सारे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट जो हमने पढ़े उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं, अधिकतर 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। बाकी क्वेश्चन में चेक पॉइंट एल्गोरिथम है, थॉमस राइट रूल है और टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल है, ये कुछ अलग है। बाकी रिकवरेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, स्ट्रिक्ट 2PL के वर्जन्स के ऊपर क्वेश्चन है, यही सारी चीज है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, गॉट इट। अभिषेक शर्मा बेटा फिनिश राइटेक्स, मैंने वही पॉइंट आपको यहाँ पे बताया था बेटा, राइटेक्स पे फिनिश नहीं हो रहा, राइटेक्स पे फिनिश नहीं हो रहा। यहाँ राइटेक्स हुआ ना, उसके बाद जब तक मैं कमिट नहीं करूंगा तब तक फिनिश नहीं। मैंने कमिट यहाँ किया और इसका कमिट यहाँ किया, ठीक है, तो मतलब कि T1 अभी चल रहा है, T1 यहाँ कमिट कर रहा है ना, तो इसके फिनिश होने के पहले मैंने T3 को फिनिश कर दिया ना, ऐसा, ठीक है। यस, यहां तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। इस पूरा PDF आज शायद मैंने बेटा भेज दी थी, वो लाइव पे अपडेट नहीं हुई होगी, ठीक है, तो मैं उनको रिकॉल करवा दूंगा PDF अपडेट करने का, ठीक है। तो वो मेरी तरफ से सेंड हो चुकी है, एक बार मैं देख लेता हूं कि वो क्यों नहीं आया वहां पे, है ना, तो आ जाएगा। चलिए, सो नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कशन करना है अबाउट द न्यू टॉपिक, है ना। तो एक बार भाई रिप्लाई भी कर दो जिन बच्चों को न्यू टॉपिक के कुछ कह रहे थे कि सर न्यू टॉपिक आए जब बताना है ना, सबको ग्रुप में कह रहे थे ना, तो बता दो कि इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गया है, तो बाकी बच्चे ज्वाइन कर ले। इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गया, जिनको इंडेक्सिंग पढ़ना है वो ज्वाइन कर ले, ठीक है। इंडेक्सिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। अमितेश सिंह, वेट एंड डाई एंड बाउंड वेट, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में दो चीजें आपने पढ़ी होगी ना, मतलब चलिए, नहीं तो एक काम करेंगे, है ना, एक मैं आपको समझा दूंगा, वेट एंड डाई बाउंड वेट दोनों पॉइंट में समझा दूंगा, ठीक है। तो कल मुझे या फिर अभी ये क्लास हम लोग एंड करेंगे ना, उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि वेट एंड डाई क्या होता है, बाउंड वेट क्या होता है, ठीक है। दोनों स्कीम है जनरली ट्रांजैक्शंस में भी हम वो अप्लाई कर सकते हैं, या जब रिसोर्सेज की बात आती है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस ने, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है बेटा वो, कि किसी एक प्रोसेस ने कोई एक रिसोर्स ले रखा है, कोई और प्रोसेस आई उस रिसोर्स को लेने के लिए, तो हम उसको देंगे या नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली डेडलॉक को प्रिवेंट करने की स्कीम होती है, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो वेट एंड डाई एंड बाउंड वेट, दे बोथ स्कीम आर यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम द डेडलॉक। So exactly it is a concept of operating system, but we can apply the same concept in database also, क्योंकि ट्रांजैक्शन में भी डेडलॉक होते हैं ना, तो उस डेडलॉक से प्रिवेंट करने के लिए आप उन दोनों स्कीम को यूज कर सकते हो। तो दे आर नथिंग, दे आर द सिंपली स्कीम टू प्रिवेंट फ्रॉम द डेडलॉक। चलिए, नाउ सी हियर, अब हम बात करेंगे बेटा फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। अब ये जो टॉपिक है ना फाइल ऑर्गेनाइजेशन का वाला, जो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये प्रीवियस ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी के ऊपर कहीं पे भी डिपेंड नहीं करता, ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, नॉर्मलाइजेशन से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एक अलग ही, अपने आप में हम बोलेंगे कि ये एक अलग ही चीज है। किससे रिलेटेड है सर ये, तो बेटा इट इज रिलेटेड टू व्हाट, क्वेश्चन नंबर 25, 12 नहीं मैंने 4 बताया था ना, अगर हमने उनको फिक्स कर रखा है तो बेटा 4 आंसर आया था हम लोग का, 12 नहीं आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में, यस,
मैंने क्या कहा था, रीड ए राइट ए, अगर हमने उसके उन ट्रांजेक्शन्स को हमें फिक्स्ड करना है तो योर आंसर इज 4, ठीक है। नाउ सी हियर, कम टू दैट पॉइंट, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस कहाँ पे स्टोर है, तो डेटाबेस स्टोर होता है हमारी मेमोरी में, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी मेमोरी। मतलब अल्टीमेटली उस मेमोरी में जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस को लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए हम लोग उसको क्या कर पाए, रख पाए। तो ऐसी मेमोरी में हम लोगों ने उसको स्टोर किया हुआ है। सो आवर डेटाबेस इज स्टोर इनटू दी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में स्टोर है। अब हम क्या चाहते हैं, हम उस हार्ड डिस्क में से किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं। अब एक रिकॉर्ड हार्ड डिस्क में कहां रखा होगा, तो डेटाबेस की साइज तो बहुत बड़ी है, दैट पर्टिकुलर डेटाबेस कंसिस्ट मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स, मिलियन ऑफ रिकॉर्ड वो कंसिस्ट करता है। तो अब उन मिलियन ऑफ रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड को ढूंढना, मतलब अल्टीमेटली वी नीड टू डू द सर्चिंग, हमें सर्चिंग करनी है ना। उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम सर्चिंग करना चाहते हैं। सो हम क्या करना चाहते हैं, सर्चिंग करना चाहते हैं, सर्चिंग करना चाहते हैं। अब देखिए उस सर्चिंग के लिए एक तरीका तो क्या है सर, लीनियर सर्च कर दो। अब भैया मिलियन ऑफ रिकॉर्ड है और अगर मैं लीनियर सर्च परफॉर्म करूंगा तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा, इट टेक टू मच टाइम, ठीक है। तो लीनियर सर्चिंग परफॉर्म करना डायरेक्टली हार्ड डिस्क के ऊपर इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, एक अच्छा तरीका नहीं है वो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मतलब हम उस डेटाबेस में जितना भी कंटेंट स्टोर है उसका एक इंडेक्स फाइल बना के चलते हैं। इट्स समहाउ लाइक दैट कि आपके पास बुक है, आपके पास बुक होती है ना, बुक है तो बुक में बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए, बुक में बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए। तो अब उन टॉपिक्स में जितने भी आपके पास बुक में टॉपिक लिखे हुए ना, उन टॉपिक को अगर आप डायरेक्टली बुक के एक एक पेज को पलटा पलटा के देखोगे तो क्या होगा, आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करने के लिए अगर आपकी बुक में 500 पेजेस है, देन यू नीड टू टर्न द 500 पेजेस, आपको 500 पेजेस को टर्न करना पड़ेगा, इट टेक टू मच टाइम। इससे बेटर है कि आपको क्या करना था, आपको एक कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको पढ़ना था। बुक में सबसे पहले पेज पे एक इंडेक्स दिया हुआ है, अगर आप उस इंडेक्स में उस टॉपिक को सर्च करोगे तो इंडेक्स कितने पेज का होता है सर, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज का होता है, 3 पेज का होता है। तो आपको सिर्फ उन 3 पेजेस के अंदर सर्चिंग करनी पड़ेगी, है ना, और आपको पता चल जाएगा कि ये स्पेसिफिक टॉपिक पेज नंबर 500 या पेज नंबर 437 पे लिखा हुआ है। आप डायरेक्टली पेज नंबर 437 पे जाओगे, आप उसको क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे। तो अल्टीमेटली 500 पेजेस के ऊपर सर्चिंग परफॉर्म करने से अच्छा है एक इंडेक्स फाइल बना ले और उस इंडेक्स फाइल में सर्च करके हम डेटा क्या कर ले, एक्सेस कर ले, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द इंडेक्सिंग, इसलिए हम लोग इंडेक्सिंग यूज करते हैं। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग यूज करते हैं। गॉट इट, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल। बेटा 25th में अगर डाउट है ना तो क्या करना, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, अपन यही है, कल फिर से पढ़ लेंगे, अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते, वापस उस पर जाएंगे तो अभी अननेसेसरी हम लोग का क्या है, टाइम लग जाएगा, ठीक है। सभी लोग ट्राई करिएगा, 12 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, एक सेशन में हम ले लेंगे उसको, वापस से पढ़ लेंगे ना 25th, तो फिर से कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिक्स है अनफिक्स डे क्या है चेक कर लेंगे, है ना, टेंशन मत लो। 12 आ रहा है, 4 आ रहा है, वी विल वेरीफाई दैट क्वेश्चन अगेन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो ये बुक, जब भी इंडेक्सिंग की बात आती है बेटा, बुक का एग्जांपल दिमाग में रखना है कि क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या होती है, हर टॉपिक को पढ़ने के पहले यार करते काहे को है इंडेक्सिंग। क्या जब सर्चिंग लीनियर सर्च से कर पा रहा था मैं, तो काहे इंडेक्सिंग का इतना कॉन्सेप्ट लेके आए। तो रीजन ये था कि 500 पेजेस में सर्च करना है या 3 पेजेस पे सर्च करना है, तो हम क्या बोलेंगे, अरे सर 3 पेजेस पे सर्च करना अच्छी बात है ना, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इंडेक्सिंग, इसीलिए हम लोग इंडेक्सिंग यूज करते हैं। तो अब हम लोग इंडेक्सिंग को पढ़ेंगे, लेकिन उसको शुरू करने के पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा डेटा होता है वो डेटाबेस में स्टोर कैसे होता है। सर आपने बताया तो था टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, बिल्कुल। अब वो जो टेबल्स हैं वो हार्ड डिस्क में, मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होती है ये देखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हम हमारी जो डेटाबेस की फाइल्स हैं, जो हमारी टेबल्स हैं, उन टेबल्स को, उन फाइल्स को किस तरीके से हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे। चलिए, नाउ a database is a collection of larger amount of related data। बिल्कुल, database क्या होता है, it's a collection of a larger amount of related data। In case of relational database management system, the data is stored in the form of relation or table। बिल्कुल,
डेटाबेस की डेफिनेशन यही है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा एंड दैट डेटा वी आर स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल, एंड दिस अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब आपके पास क्या है, एक फाइल है, दैट फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन है। नाउ व्हाट वी वांट, नाउ वी वांट टू स्टोर that file into हार्ड डिस्क। अब हमें क्या करना है बेटा, इस फाइल को क्या करना है, हार्ड डिस्क में स्टोर करना है। तो पॉइंट ये आता है कि सर फाइल को हार्ड डिस्क में या टेबल को हार्ड डिस्क में किस तरीके से स्टोर किया जाता है ना, हाउ वी कैन स्टोर दैट। तो देखिए पॉइंट, दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट वन इज स्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, and second is unspent file organization। तो बेटा एक होता है स्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है अनस्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो स्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज देयर एंड अनस्पेंड इज देयर। तो जब भी आपको डेटाबेस को देखिए what we can say स्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, अनस्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये दो फाइल ऑर्गेनाइजेशन ली। अब डेटा को अगर हमें स्टोर करना है ना, तो या तो फर्स्ट की तरीके से स्टोर होगा या तो सेकंड की तरीके से स्टोर होगा। तो सर गेट एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आता है, बिल्कुल आता है। तो वहां पे सर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज करनी है, तो क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ होता है कि आपको स्पेंड यूज करना है या अनस्पेंड यूज करना है। अब देखिए स्टोर किस तरीके से किया जाता है, तो एक एक करके दोनों टेक्निक को समझेंगे, लेट्स सी हियर स्पेंड मैपिंग कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, सपोज हमारे पास एक फाइल है, ठीक है। इस फाइल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, देयर आर सो मेनी रिकॉर्ड्स इन दिस फाइल। सर कितने हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। एक रिकॉर्ड का जो साइज है वो सपोज 100 बाइट है ना बेटा। एक रिकॉर्ड की साइज 100 बाइट है, 100 बाइट लॉन्ग एक रिकॉर्ड है आपका। अब हम इन रिकॉर्ड को कहां पे स्टोर करते हैं, तो रिकॉर्ड्स आर स्टोर इनटू द मेमोरी दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। नाउ दैट हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड, हार्ड डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, वो ब्लॉक्स के फॉर्म में डिवाइडेड होती है। सो हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। तो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे। अब हर ब्लॉक का एक साइज होता है, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। तो जितने भी ब्लॉक है, हर ब्लॉक का साइज है। कितना साइज है, साइज फिक्स होता है, यस बिल्कुल साइज फिक्स होता है। कितना है, कितना भी हो सकता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो दिया होता है। सपोज अ ब्लॉक साइज है 512 बाइट, एक ब्लॉक का साइज। हाँ अभिषेक बेटा, रिकॉर्ड का मतलब टपल ही है ना, रिकॉर्ड का मतलब टपल है। रिकॉर्ड बोलू, रो बोलू या टपल बोलू, द मीनिंग इज सेम। सो एक रिकॉर्ड का साइज 100 बाइट है, एक ब्लॉक का साइज 512 बाइट है। तो मुझे ये बताओ कि एक ब्लॉक में कितने कंप्लीट रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। हाउ मेनी कंप्लीट रिकॉर्ड वी कैन स्टोर इन वन ब्लॉक। एक ब्लॉक का साइज 512 बाइट है और एक रिकॉर्ड का साइज 100 बाइट है, तो एक ब्लॉक में कितने कंप्लीट रिकॉर्ड आप लोग स्टोर कर सकते हो। हाउ मेनी कंप्लीट रिकॉर्ड यू कैन स्टोर इन अ सिंगल ब्लॉक। सो व्हाट वी कैन से दैट कि 5 कंप्लीट रिकॉर्ड वी कैन स्टोर, 5 कंप्लीट रिकॉर्ड वी कैन स्टोर, क्योंकि 5 into 100 500 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 कंप्लीट रिकॉर्ड स्टोर करने के बाद इस स्पेसिफिक ब्लॉक में 12 बाइट फ्री बचा, बिल्कुल सर। अब हमें क्या करना है, आई वॉन्ट टू स्टोर 6th रिकॉर्ड, मुझे 6th रिकॉर्ड स्टोर करना है। आई वॉन्ट टू स्टोर 6th रिकॉर्ड, मुझे 6th रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो 6th रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए क्या तरीका यूज करें। तो अगर हमें 6th रिकॉर्ड का 12 बाइट यहां पे स्टोर कर देते हैं और रिमेनिंग 88 बाइट नेक्स्ट ब्लॉक में स्टोर कर देते हैं, ठीक है।
मतलब मैंने किस पे प्रेफरेंस दिया, स्पेस पे, कि भैया 12 बाइट खाली नहीं जाना चाहिए। 6th रिकॉर्ड 100 बाइट का है तो इसका 12 बाइट यहाँ स्टोर कर दो और रिमेनिंग 88 बाइट अगले ब्लॉक में स्टोर कर दो, ठीक है। इफ वी आर स्टोरिंग data or a record like this, then it is called spanned mapping या spanned file organization। तो spanned file organization क्या कहता है, span क्या कहता है कि 6th रिकॉर्ड जो है, अगर आपको या मतलब कोई भी ब्लॉक में अगर कुछ भी स्पेस बाकी है तो आप उस रिकॉर्ड का उतना पोर्शन वहां स्टोर करो, रिमेनिंग पोर्शन आप नेक्स्ट ब्लॉक में स्टोर करो। मतलब आपको फ्रेगमेंटेड एरिया नहीं छोड़ना है, स्पेस कंप्लीट यूटिलाइज करनी है, स्पेस कंप्लीट यूटिलाइज करनी है, ये स्पैन ऑर्गेनाइजेशन कहती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन की, जो सेकंड तरीका है अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, लेट्स सी द सेम कॉन्सेप्ट। एक रिकॉर्ड का साइज 100 बाइट था, एक ब्लॉक का साइज जो था दैट इज ब्लॉक 1 मान लो, इसको ब्लॉक 2 ले लो, ब्लॉक का साइज था 512 बाइट। सो व्हाट वी कैन से 5 कंप्लीट रिकॉर्ड वी कैन स्टोर और यहां पे 12 बाइट फ्री एरिया रहेगा। इफ आई वांट टू स्टोर 6th रिकॉर्ड, मुझे 6th रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो अनस्पेंड सेज दैट कि डू नॉट ब्रेक द रिकॉर्ड, अ रिकॉर्ड शुड बी इंसर्टेड इन अ सिंगल ब्लॉक। एक रिकॉर्ड एक ही ब्लॉक के अंदर स्टोर होना चाहिए, उसको मल्टीपल ब्लॉक में स्टोर नहीं करना है, उसको ब्रेक करके मल्टीपल ब्लॉक में स्टोर नहीं करना है। तो 6th रिकॉर्ड जो है अब वो आपका कहां पे स्टोर होगा, द कंप्लीट 6th रिकॉर्ड, मतलब उसका पूरा का पूरा 100 बाइट अगले ब्लॉक में जाके स्टोर होगा, और दैट 12 बाइट वी कैन से दैट इट इज अ फ्रेगमेंटेड एरिया, ठीक है। इसको खाली छोड़ दो। तो अगर हम लोग बात करें कि स्पैन और अनस्पैन में से कौन सी टेक्निक बेस्ट है, पुरानी जो पहले हमने पढ़ी स्पैन वो बेस्ट है या जो हम ये देख रहे हैं ये बेस्ट है, विच वन इज बेस्ट, आउट ऑफ दिस टू विच वन इज बेस्ट, दोनों में कौन सा बेस्ट है हमें ये देखना है, ठीक है। आउट ऑफ दिस टू विच वन इज बेस्ट, वी नीड टू चेक दैट थिंग। तो अब आप कहेंगे कि सर अगर हम स्पेस पे ध्यान देते हैं तो सर बट ऑब्वियस है ना, यहाँ पे आप हर ब्लॉक में 12 बाइट छोड़ोगे तो इतना स्पेस आप वेस्ट कर रहे हो, तो आपका स्पैन फाइल ऑर्गेनाइजेशन पुराना वाला बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो 12 बाइट छोड़ी जा रही है, ठीक है। अब अगर सपोज ऐसा होता है कि एक ब्लॉक एक्सेस टाइम जो है, मतलब आप अगर एक ब्लॉक को एक्सेस करते हो तो ब्लॉक एक्सेस टाइम में बेटा 10 मिली सेकेंड, ब्लॉक एक्सेस टाइम में 10 मिली सेकेंड। तो मुझे बताओ कि अगर स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन जो पुरानी बात हमने की, उस स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर मुझे 6th रिकॉर्ड रीड करना है तो कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर पहला ब्लॉक भी एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि 6th रिकॉर्ड का 12 बाइट यहाँ स्टोर है, और आपको दूसरा ब्लॉक भी एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि रिमेनिंग 88 बाइट यहाँ स्टोर है। तो बेटा टाइम कितना लग गया, आई वांट टू एक्सेस 2 ब्लॉक्स, यस, तो टाइम कितना लग जाएगा, तो यहाँ टाइम आपको लग जाएगा टोटल 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड का टाइम लगेगा क्योंकि 2 ब्लॉक एक्सेस करने हैं। और इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 रिकॉर्ड है ना, आपको ब्लॉक नंबर 2 में जाना है और यहाँ आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, खत्म बात। कितनी देर में एक्सेस हो जाएगा, ओनली इन 10 मिली सेकेंड। तो आप बताओ कौन सा अच्छा है, सो व्हाट वी कैन से, इफ वी आर गोइंग विद द टाइम तो भाई अनस्पैन्ड मैपिंग इज बेस्ट, क्योंकि हमें एक रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए एक ही ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, एक ही ब्लॉक एक्सेस करना पड़ेगा, लेकिन स्पैन में हमें 2 ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे, ठीक है, 2 ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस और टाइम, सर गेट का क्वेश्चन आता है तो भाई जो लिखा है वैसे कर देना, है ना, स्पैन लिखा है तो स्पैन, अनस्पैन लिखा है तो अनस्पैन। अच्छा सर आजकल क्या यूज होता है, तो नाउअडेज अनस्पैन्ड मैपिंग यूज होती है। क्यों, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्पेस और टाइम हम जनरली टाइम को प्रेफरेंस देते हैं, स्पेस हमारे पास बहुत है, डे बाय डे स्पेस बढ़ती जा रही है। पहले जो मोबाइल्स आते थे उनकी जो रैम होती थी या उनकी जो मेमोरी होती थी, और आज जो मोबाइल आ रहे हैं उनकी जो मेमोरी है बहुत डिफरेंस है ना, बहुत बढ़ती जा रही है।
और वेस्टेज ऑफ स्पेस को सर किस तरीके से, देखिए यहाँ अगर वेस्टेज ऑफ स्पेस है तो गार्बेज कलेक्शन की टेक्निक होती है, इट इज कॉल्ड कॉम्पेक्शन। उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये जो फ्रैगमेंटेड एरिया है इन सभी को कलेक्ट करके एक बड़ा चंक बना सकते हो, तो वो हो जाता है, वो यूज हो जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें जो प्रेफरेंस देना है बेटा, वो किस पे प्रेफरेंस देना है, टाइम पे देना है, तो अनस्पेन बेस्ड है। हालांकि गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के लिए तो फिर भाई जो क्वेश्चन में लिखा है वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे ना, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, देखिए ए क्वेश्चन इज लाइक दैट, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। हाउ मेनी ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू स्टोर, अभी हम स्टोरेज की बात करें सर, इंडेक्सिंग अभी इंडेक्सिंग शुरू ही नहीं हुई है, पहले हम स्टोर तो कर ले फिर इंडेक्सिंग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, हाउ मेनी ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 2000 रिकॉर्ड, आपको कोई फाइल है उसमें 2000 रिकॉर्ड है, उनको स्टोर करने, तो हार्ड डिस्क के कितने ब्लॉक लगेंगे। अगर एक रिकॉर्ड की साइज 100 बाइट है और जो हार्ड डिस्क के ब्लॉक की साइज है ना बेटा वो 512 बाइट है, अब यूजिंग स्पैन कितने लगेंगे, यूजिंग अनस्पैन कितने लगेंगे। तो देखिए स्पैन की अगर हम बात करें ना, स्पैन की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट वाले की अगर हम लोग बात करें, तो कितने रिकॉर्ड स्टोर करने सर, 2000 रिकॉर्ड स्टोर करने, ठीक है। एक रिकॉर्ड की साइज कितनी है सर, 100 बाइट, तो ये टोटल फाइल की साइज हो गई, यस सर ये टोटल फाइल की साइज हो गई। तो टोटल फाइल साइज निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो ब्लॉक की साइज से, ब्लॉक की साइज कितनी है 512 बाइट, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आपको नंबर ऑफ ब्लॉक मिल जाएंगे। अगर सर नंबर ऑफ ब्लॉक मिलते हैं, अच्छा इसका एग्जैक्ट आंसर निकालो कितना आ रहा है, कैलकुलेट द एग्जैक्ट रिजल्ट, पॉइंट में जो आ रहा है ना वो वाला रिजल्ट मुझे बताओ। 2000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 512 है ना, कैलकुलेटर सभी के पास होगा, जल्दी से कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करके बताओ एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है। 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड बाई 512, सो इट बिकम 390.625 सर ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कितने ब्लॉक लग रहे हैं, हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने ना, तो यू शुड रिमेंबर जब भी अगर 390 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाता है, 390.0001 नंबर ऑफ ब्लॉक इज 391, आपको हमेशा क्या लेना है, ग्रेटर वैल्यू लेनी है। क्यों ग्रेटर वैल्यू लेनी है सर, तो बेटा नंबर ऑफ ब्लॉक्स तो 391 ही लगे ना, 390 पूरे लगे और उसके अगले वाला आधा अधूरा लगा, बट लगा तो ना, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए 391, तो 391 ब्लॉक्स रिक्वायर्ड। अगर स्पैन फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज करोगे बेटा तो 391 ब्लॉक में आपकी फाइल स्टोर हो जाएगी, 391 ब्लॉक में आपकी फाइल स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, सेकेंड बात करते हैं अनस्पेन के केस में। तो जब भी अनस्पेन का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना बेटा, तो क्या करो, सबसे पहले ये निकाल लो कि एक ब्लॉक में कितने पूरे रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो सर एक ब्लॉक की साइज 512 बाइट है सर, सर एक रिकॉर्ड की साइज 100 बाइट है सर, कंप्लीट रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, मतलब फ्रैक्शन स्टोर नहीं करना है ना, कंप्लीट की बात कर रहा हूं, तो आपको यहाँ पे क्या ले लेना है, इंटीजर वैल्यू ले लेनी है उसकी, फ्लोर लगा देंगे, ठीक है। 512 डिवाइड बाय 100, सो वी कैन से दैट 5 रिकॉर्ड पर ब्लॉक है ना, 5 रिकॉर्ड कंप्लीट की बात कर रहे हैं, सो 5 कंप्लीट रिकॉर्ड पर ब्लॉक वी कैन स्टोर, ठीक है। स्टोर कितने करने थे सर, 2000 करने थे, तो बेटा 2000 रिकॉर्ड के लिए कितने ब्लॉक्स लगेंगे सर, एक ब्लॉक में 5 रिकॉर्ड स्टोर हो रहे हैं, तो 2000 के लिए 2000 डिवाइड बाय 5। यहां अगर फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो आपको फिर क्या करना है, सीलिंग फंक्शन अप्लाई करना है, मतलब ग्रेटर वैल्यू लेनी है। सर ये 400 देता है, 400 ब्लॉक्स, तो ये तो हमें पता ही था, ये तो हमें पता ही था कि स्पेस भैया अनस्पेन में ज्यादा आ सकती है, स्पेन में स्पेस कम लगेगी, लेकिन टाइम में फिर ये बाजी मार जाएगा, ठीक है। तो अगर हम स्पेन फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं तो 391 ब्लॉक्स लगते हैं, अनस्पेन अगर हम लोग यूज करते हैं तो 400 ब्लॉक्स लगते हैं। इज इट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल, चलिए ठीक है ना। तो इस टाइप से स्पेन अनस्पेन में स्टोरेज की बात करें बेटा, तो इस तरीके से आपको डेटा स्टोर करके और चेक करना रहेगा, ओके। नाउ सी, चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि देयर आर 4 ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही होगा।
विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट? ऑल ऑफ यू ट्राई दिस वन. सभी लोग चेक करो बेटा इसको और बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. कंसिडर एन अनऑर्डर्ड फाइल ऑफ 10,000 रिकॉर्ड्स विद अ रिकॉर्ड साइज ऑफ 100 बाइट ऑन अ ब्लॉक ऑफ 4096 बाइट्स. ठीक है, ये 4096 यहाँ पे बाइट्स लिखा हुआ है. With an unspent record organization, we will assume that no system-related information is stored within a block. How many blocks would be needed to store this file? कितने ब्लॉक लगेंगे? अमन कुमार प्रैक्टिकली यूज करते हैं बेटा अनस्पेंड, है ना, बट एग्जाम में जैसे यहाँ पे अनस्पेंड लिखा है तो अनस्पेंड से करेंगे, स्पेन लिखा है तो स्पेन से करेंगे. प्रैक्टिकली अनस्पेंड यूज किया जाता है. ओके, श्री कृष्णा मंडलोई का आंसर आ रहा है बेटा डी. ओके ओके, अमितेश ऑल्सो डी. गुड. ओके, 2500. ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पे सर? सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, क्योंकि वो ही तो है जो हमें सही रिजल्ट तक भेजेगा. अनस्पेन. ठीक है, ये देख लिया सर. अब देखो कि ब्लॉक का साइज कितना है सर? 4096. रिकॉर्ड का साइज कितना है सर? 100. इसका मतलब है सर कि 40 रिकॉर्ड पर ब्लॉक स्टोर होंगे, कंप्लीट वाले. कंप्लीट ही तो देखना है. ये पहला काम कर दिया. अब स्टोर कितने करने थे सर? 10,000 रिकॉर्ड थे सर हमारे पास. डिवाइड कर दो किससे? 40 से. नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल जाएंगे टोटल 2500. 2500. सो डी. ये अनस्पैन है. यस, अनस्पैन है. ठीक है, स्पैन का मतलब है कि ब्रेक नहीं करना. अच्छा, सेम क्वेश्चन को स्पेंड से करते तो क्या आंसर आता? ये तो अनस्पेंड से आया. ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन को स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन से करते तो क्या आता? इफ स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड, लेट्स सी, देन व्हाट वुड बी द आंसर? सो क्या कर लूं? 10,000 रिकॉर्ड है सर. वन लाख रिकॉर्ड है. 1 लाख है, नॉट 10,000. 1 लाख है. 1 लाख रिकॉर्ड है सर. हर रिकॉर्ड की साइज 100 बाइट है. ठीक है, टोटल फाइल की साइज आ गई. इसको डिवाइड कर दो 4096 से and just take the ceiling value. That would be your answer. That would be your answer. So ये जो भी रिजल्ट होगा ना, ये 2500 या उससे कम होगा. कभी भी 2500 से ज्यादा नहीं आएगा. ठीक है, सो कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पे? कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पे? देखिए, लेस देन 2500 भी आ सकता है, कुछ केसेस में 2500 भी आ सकता है, कुछ केसेस में 2500 भी आ सकता है ना. लेकिन उससे बेटा वो नहीं होगा. क्या नहीं होगा? उससे ज्यादा नहीं होगा. सो 2442 ये आ रहा है आंसर आपका. 2442. ठीक है, 2441 नहीं, आपको बेटा ग्रेटर वैल्यू लेनी है ना, डिवाइड करना है सिंपल सा भाई. So your answer is 2442. 2442 is the correct answer. बिल्कुल 2442 is the correct answer. चले, तो इस तरीके से स्टोर करेंगे. अब देखिए बात पॉइंट कहां पे है पता है? पॉइंट कहां पे है? अब हम इंडेक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज की हमने देख लिया, अब हम इंडेक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं. इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर 1 लाख रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क के कितने ब्लॉक लग रहे थे?
2500 ब्लॉक्स लग रहे थे सर, 2500 ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक नंबर 2 ऐसे लगा के 2500 ब्लॉक्स लग रहे थे, ठीक है। अब मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना है, आई वॉन्ट टू सर्च अ रिकॉर्ड। अब मुझे पता नहीं है कि ये इस पर्टिकुलर ये रिकॉर्ड इस फाइल में कहीं है, इन 10,000 इन 1 लाख रिकॉर्ड में से ये कोई एक रिकॉर्ड है, आई वांट टू सर्च दैट रिकॉर्ड, बट मुझे नहीं पता कि इनमें से किस ब्लॉक में स्टोर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लीनियर सर्च करूंगा। मैं सबसे पहले ब्लॉक नंबर 1 एक्सेस करूंगा, फिर 2 एक्सेस करूंगा, फिर 3 एक्सेस करूंगा। वर्स्ट केस में मुझे 2500 ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे। 2500 ब्लॉक्स आई नीड टू एक्सेस, ठीक है। अब मुझे ये नंबर को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए अगर मुझे 2500 ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे, इट टेक टू मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इंडेक्सिंग सर किस तरीके से की जाती है ना। तो देखिए, why indexing and how indexing, दोनों पॉइंट समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहला why indexing. So if searching is directly performed on a database, then we need to access more hard disk block. अभी हमने देखा कि अगर डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर सर्चिंग परफॉर्म करेंगे तो हमें 2500 ब्लॉक एक्सेस करने पड़ते हैं, हमें 2500 ब्लॉक एक्सेस करने पड़ते हैं, ठीक है। So we are using a index file to find a record from the database. तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम एक इंडेक्स फाइल यूज कर लेते हैं, वो इंडेक्स फाइल की हेल्प से हम लोग ये पता करते हैं कि डेटाबेस में रिकॉर्ड कौन सी लोकेशन पे स्टोर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इंडेक्स फाइल होती है, इट कंसिस्ट नंबर ऑफ इंडेक्स। हर इंडेक्स फाइल में बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। Each index is divided into 2 field. एक इंडेक्स होता है, that index is divided into 2 field. सबसे पहला होता है की फील्ड और सेकंड होता है रिकॉर्ड पॉइंटर फील्ड। पहला क्या होता है बेटा, की फील्ड, और सेकंड क्या होता है, रिकॉर्ड पॉइंटर फील्ड। जैसे प्रीवियस एग्जांपल की बात करें, 1 लाख रिकॉर्ड थे, उसमें मुझे उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करना है जिसका रोल नंबर है 200 रोल नंबर वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, की में 200 लिखा होगा इस इंडेक्स फाइल में, जहां पे भी की में 200 लिखा होगा और उसकी करस्पॉन्डिंग उसका रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। तो हमें अब सर्चिंग कहां पे करनी है, इस इंडेक्स फाइल पे। इस इंडेक्स फाइल में सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, हाँ यहाँ 200 है, ये 200 सीधा आपको उस लोकेशन पे ले जाएगा जहां पे उस 200 रोल नंबर वाले स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड स्टोर था, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमें उस स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाके छोड़ देगा। तो अब आप बोलेंगे कि सर हमें यहाँ पे भी तो सर्चिंग करनी है। हाँ बेटा, यहाँ सर्चिंग करनी है। तो सर पहले यहाँ सर्चिंग कर रहे थे तो क्या दिक्कत था बेटा, यहाँ सर्चिंग कर रहे थे तो 2500 एग्जाम्पल है ना, नॉट एग्जैक्टली द फिक्स्ड वैल्यू। पीछे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, इसलिए मैं एग्जाम्पल वैल्यू ले रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे 2500 ब्लॉक एक्सेस करने पड़ रहे थे बेटा, एक मैक्सिमम वर्स्ट कंडीशन में। तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक कम होंगे, बिल्कुल कम होंगे। सर इसकी क्या गारंटी है कि कम होंगे? तो बेटा जो इंडेक्स फाइल की साइज होती है ना, इंडेक्स फाइल की साइज होती है वो लेस होती है इसकी साइज से। सर कैसे लेस होगी? अच्छा, एक रिकॉर्ड में कितनी फील्ड हो सकती है? सर कितनी भी हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, उसका फोन नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, और भी XYZ, उसका ईमेल आईडी हो सकता है, और उसकी सिटी हो सकती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बहुत सारी फील्ड हो सकती है। सर इंडेक्स फाइल बनाने के लिए तुम इनमें से कितनी फील्ड ले रहे हो? सर एक ही ले रहा हूं सर, ये वाली, और एक एड्रेस स्टोर करने के लिए। तो भैया यहाँ 1000 फील्ड हो सकती है, यहाँ पे मैं 2 फील्ड ले रहा हूं। तो 1000 फील्ड का स्पेस एडिशन 2 फील्ड के स्पेस एडिशन से बट ऑब्वियस से बड़ा ही होगा ना। तो इसकी फाइल की साइज इस फाइल साइज से कम होती है, ठीक है। कम होगी तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी कम लगेंगे इसको स्टोर करने के लिए, बिल्कुल। अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर कम लग रहे हैं इसको स्टोर करने के लिए तो कम ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2500 ब्लॉक एक्सेस करने पड़ रहे थे, यहाँ उससे कम ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे। दैट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? भाई ये पॉइंट क्लियर है सभी को या नहीं है? एक बार रिप्लाई करके बताओ कि क्यों नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम एक्सेस करने पड़ेंगे, क्यों नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम एक्सेस करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट?
इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, आज स्टूडेंट्स कम है क्या? लाइव कम है बेटा, या क्या रिप्लाई मेरे को मिल नहीं रहा है क्या? एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, बहुत कम रिप्लाई आ रहे हैं. सो ऑल ऑफ यू आर लाइव, और आज भाई कम बच्चे लाइव है. एक बार रिप्लाई करके बताओ तो भाई कितने लाइव है. रिप्लाई वंस, हाउ मेनी लाइव आर देयर? अब देखिए, उसी क्वेश्चन से मैं एक इंडेक्स फाइल की साइज क्या होगी, जैसे हमने अभी देखा ना एग्जांपल में, देखा कि 2500 जो थे ब्लॉक्स थे, उसी तरीके से एक इंडेक्स फाइल की साइज क्या होगी उस पॉइंट पे देखते हैं. चलिए, तो समझो पॉइंट. नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1 लाख रिकॉर्ड थे. साइज ऑफ रिकॉर्ड 100 बाइट है ना, इन टर्म्स ऑफ बाइट. ब्लॉक का साइज 404096. ठीक है. की फील्ड का जो साइज है, साइज ऑफ की फील्ड इज 16 बाइट. ठीक है. नाउ रिकॉर्ड पॉइंटर साइज, रिकॉर्ड को पॉइंट करने के लिए जो चाहिए रिकॉर्ड पॉइंटर साइज इज सपोज 4 बाइट. ठीक है. जो मैपिंग यूज कर रहे थे अनस्पैन यूज कर रहे हैं, अनस्पैन यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो हमने देखा था नंबर ऑफ ब्लॉक्स, जो अभी हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके थे. नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू स्टोर रिकॉर्ड फाइल, ये आया था बेटा आपका 2500 है ना, अभी आया था ये. ठीक. सो 2500 आया था आपका. लेट्स सी. अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इंडेक्स फाइल की साइज क्या होगी, तो सबसे पहले इंडेक्स का साइज निकालना है. इंडेक्स साइज कितना होगा? तो सर की का साइज और रिकॉर्ड पॉइंटर के साइज का एडिशन कर दो, ये इंडेक्स का साइज है. तो 16 + 4 20 बाइट. अब इंडेक्स फाइल की साइज निकालनी है. तो इंडेक्स फाइल की साइज के लिए हमें सबसे पहले बताने होंगे कि इंडेक्स फाइल में नंबर ऑफ इंडेक्स कितने हैं. तो एक सिंपल गणित है कि जितने रिकॉर्ड हैं, हर रिकॉर्ड का अगर आप पॉइंटर मेंटेन करना चाहते हो, भैया रोल नंबर 101 कहाँ स्टोर है वो भी पता होना चाहिए, 102 कहाँ है, 103 कहाँ है. तो अगर हम हर स्टूडेंट के लिए एक रिकॉर्ड पॉइंटर मेंटेन करेंगे तो इंडेक्स फाइल में जो नंबर ऑफ इंडेक्स होंगे वो कितने होंगे? 1 लाख इंडेक्स वी नीड टू स्टोर. बिल्कुल 1 लाख इंडेक्स स्टोर करने. अब अनस्पैन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले ये निकाल लो कि एक ब्लॉक में पूरे कितने इंडेक्स स्टोर कर सकते हो. सर एक ब्लॉक का साइज है 4096, एक इंडेक्स का साइज है 20 बाइट. इससे सर डिवाइड कर दिया तो यहां से हमें पता चल जाएगा 204 कंप्लीट इंडेक्स पर ब्लॉक वी कैन स्टोर. 204 कंप्लीट इंडेक्स पर ब्लॉक वी कैन स्टोर. कितने स्टोर करने थे सर? 1 लाख. ठीक है. So number of blocks to store index file is 1 lakh divided by 204. Just take a greater value. बताओ कितना आ रहा है इसका रिजल्ट? How much it is? Number of blocks divided by 204. How much it is? Calculate this. So it become 490.1 अगर आ रहा है तो आपको जो रिजल्ट है बेटा वो लिखना है 491 ब्लॉक्स. तो पहले सर्चिंग सर करनी पड़ती 2500 ब्लॉक्स के ऊपर. 2500 ब्लॉक्स के ऊपर सर पहले सर्चिंग करनी पड़ती. अब हमें 491 ब्लॉक्स के ऊपर करना पड़ रहा है, 491 पे करना पड़ रहा है.
अब अगर आपसे पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने एक्सेस होंगे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने में वर्स्ट कंडीशन में कितने होंगे, ठीक है, देखिएगा। सो ये पॉइंट सभी को क्लियर है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है। 491 आपका रिजल्ट आ रहा है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडेक्स फाइल को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे, आपका आंसर 491। रिकॉर्ड फाइल को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे, आपका आंसर है 2500, ठीक है, 2500। अब आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स we need to access in worst condition if indexing is used or if indexing is not used। अगर इंडेक्सिंग यूज नहीं करते हैं तो कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे, सर सारे ही करने पड़ेंगे, सारे ही करने पड़ेंगे। इंडेक्सिंग यूज करते हैं तो कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे, तो सर 491 ब्लॉक्स तो इंडेक्स फाइल के, फिर यहां से हमें मिलेगा रिकॉर्ड पॉइंटर, उस रिकॉर्ड पॉइंटर के करस्पॉन्डिंग हम लोग जाएंगे कहां पे, हार्ड डिस्क में, तो एक ब्लॉक वहां एक्सेस करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया, देखिए आंसर कितना आ गया, प्रीवियस वाले से कनेक्टेड है ना। हाउ मेनी ब्लॉक्स नीड टू एक्सेस इन वर्स्ट कंडीशन, इन वर्स्ट केस, पहला विदाउट इंडेक्सिंग, सो इसका आंसर तो है बेटा 2500, सारे ही एक्सेस करने हैं। विथ इंडेक्सिंग, सो विथ इंडेक्सिंग में इंडेक्स फाइल को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक लगे, सर 491, जितने भी लगते हैं +1 करना पड़ेगा। सर +1 क्यों करवाया सर, तो बेटा देखो ना, इंडेक्स फाइल है यहां पे, यस सर, यहां से आपको रिकॉर्ड पॉइंटर मिला, यस, तो हार्ड डिस्क में जाना पड़ेगा ना, हाँ, तो यहां पे भी तो ये एक ब्लॉक एक्सेस करना पड़ेगा, तो 491 ब्लॉक यहां के रिकॉर्ड पॉइंटर के लिए, और उस रिकॉर्ड पॉइंटर से जाना है उस ब्लॉक में जहां डेटा है, तो एक ब्लॉक डेटा के लिए। तो हमेशा यहां पे जो भी रिजल्ट आए उसमें +1 हमेशा करना है, तो योर आंसर इज 492। ठीक है हिमांशु बेटा, आज 10:30 तक ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10:30 तक ही हम लोग कर लेंगे क्लास को, ठीक है, यस, सो डोंट वरी। चलिए यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को, ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ये पॉइंट सभी को, ठीक। तो अब हम लोग इसके आगे हम लोग अब डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर नया टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। तो अगला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं, देन टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग कितनी टाइप की होती है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, देन बी प्लस ट्री। तो ये सारा हम लोगों का कल का टॉपिक है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। गॉट इट? चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना सभी को क्लियर है भाई? यहां तक की चीजें क्लियर है सभी को? यस और नो एक बार अप्लाई करके बता दो कि यस सर इट इज क्लियर टू अस और नॉट। चलिए सो ऑल ऑफ यू ओके, ठीक है बेटा। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है ना। अभी चलो ठीक है, अब आप कुछ को जाना है कुछ को नहीं जाना है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर नया टॉपिक है उसमें टाइम लगेगा, तो फिर हम लोग या तो क्लास फिर 11 तक एक्सटेंड करें या फिर हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। चलिए, तो if someone have a problem so we'll stop here, but कल का टाइमिंग में आप लोगों को लाइव क्लास में